This is the test 2 and this is our reading passage 3. Today we will read this whole passage and we will try to figure out the correct answer of the given questions. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. How to make wise decisions, कि wise decision कैसे लें. Across cultures, wisdom has been considered one of the most revered human qualities. कल्चर्स में विजडम को सबसे सम्मानित मानवीय गुणों में से एक माना गया है. Although the truly wise may seem few and far between, empirical research examining wisdom suggests that it isn't an exceptional trait possessed by a small handful of bearded philosophers after all. In fact, the latest studies suggest that most of us have the ability to make wise decisions given the right context. हालांकि जो ट्रूली वाइज हैं वो ज़्यादा नहीं है, है ना, कम है. जो ये फ्यू एंड फार बिटवीन, ये एक फ्रेज़ है जिसका मीन है नॉट कॉमन और नॉट एग्जिस्टिंग इन मैनी प्लेसेस. ठीक है. एकदम उसके बाद एम्पिरिकल रिसर्च की गई जिसने विजडम को एग्जामिन किया. वो स्टडी या रिसर्च सजेस्ट करती है कि विजडम जो है एक एक्सेप्शनल ट्रेट नहीं है कि जो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर बियर्डेड फिलोसफर्स के पास ही है. ठीक है. असल में एक लेटेस्ट स्टडी हुई जो ये सजेस्ट करती है कि हम में से बहुत सारे हैं जिनके पास यह एबिलिटी है कि वो वाइज डिसीजंस ले सकते हैं. नाउ अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. ओके. हमारा फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक इन द फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर ने कौन सा पॉइंट दिया है. नंबर ए, विजडम अपेयर्स टू बी यूनिक टू द ह्यूमन रेस, कि जो विजडम है वो मानव जाति के लिए अद्वितीय होता है ना, ऐसे लगती है कि वो यूनिक है ह्यूमन के लिए. बी है, ए बेसिक अजम्पशन अबाउट विजडम मे बी रॉन्ग, कि एक बेसिक अजम्पशंस थी विजडम के बारे में वो गलत हो गई है. ठीक है, शायद कि वो गलत है. कंसेप्ट्स ऑफ विजडम में डिपेंड ऑन द सोसाइटी वी बिलोंग टू, कि जो विजडम के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सोसाइटी पर निर्भर करते हैं जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं. नंबर डी, देयर इज स्टिल मच टू बी डिस्कवर्ड अबाउट द नेचर ऑफ विजडम. विजडम की नेचर के बारे में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर ने कौन सा पॉइंट दिया है. ठीक है. पैराग्राफ में जो बी है ना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है कि एक बेसिक अजम्पशंस थी विजडम के बारे में, है ना, वो रॉन्ग हो गई है. चलिए आपको दिखाती हूँ कि कैसे वो रॉन्ग हुई है. पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. बोला ना कि हमारे कल्चर्स में विजडम जो है एक सम्मानित मानवीय गुणों में से एक है. ठीक है. भले ही जो ट्रूली वाइज पर्सन्स है वो कम है ना. और जो इस थर्ड लाइन लिखी है ना कि इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शनल ट्रेड. ठीक है, कि ये कुछ लोगों के या कुछ मुट्ठी भर जो बियर्डेड फिलोसफर्स हैं ये उनका ही ट्रेड नहीं है. हम में से बहुत सारे हैं जिनमें ये एबिलिटी है कि हम वाइज डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है. क्योंकि हमारा बेसिक अजम्पशन क्या है सब लोगों का कि जो वाइज होते हैं वो कोई ही होगा. बुद्धिमान व्यक्ति कोई ही होगा, हर कोई नहीं होता. ठीक है. ये हम सबकी एक बेसिक अजम्पशन है जो इस पैराग्राफ में क्या है उसको रॉन्ग सिद्ध कर दिया है कि सिर्फ कुछ लोगों के पास ही ये एबिलिटी नहीं है. हम में से बहुत सारे हैं जो इस एबिलिटी को पोजेस करते हैं. अब हम अपने सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. It appears that experiential, situational and cultural factors are even more powerful in shaping wisdom than previously imagined, says Associate Professor Igor Grossman of the University of Waterloo in Ontario, Canada. ऐसा प्रतीत होता है कि जो एक्सपीरियंशियल, अनुभवात्मक
सिचुएशनल, स्थितिजन्य एंड कल्चरल, सांस्कृतिक फैक्टर्स हैं वो और भी अधिक पावरफुल है विजडम को आकार देने में, जैसे कि पहले सोचा जाता था उसकी तुलना में। रिसेंट एम्पिरिकल फाइंडिंग्स हुई हैं जो कि जिसका आधार है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड पर्सनालिटी साइकोलॉजी। साइमल्टेनियसली ये सजेस्ट करते हैं कि पीपल्स एबिलिटी, जो लोगों की एबिलिटी है टू रीज़न वाइजली, ठीक है, वो रीज़न करते हैं वाइजली, वेरीज ड्रामेटिकली, कि वो अलग अलग हो सकती है ग्रेटली। वो किस पे डिपेंड करती है? अक्रॉस एक्सपीरियंशियल एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एक्सपीरियंशियल और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट पर। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ सच कंटेक्चुअल फैक्टर्स, ठीक है, इन कंटेक्चुअल फैक्टर्स के रोल को समझना ऑफर्स यूनिक इंसाइट इनटू अंडरस्टैंडिंग विजडम इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में विजडम को समझने के लिए हमें एक यूनिक इंसाइट प्रदान करता है, एज वेल एज साथ ही साथ हाउ इट कैन बी इन्हेंस्ड एंड टॉट, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है और सिखाया जा सकता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, 28 हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज इगोर ग्रॉसमैन सजेस्ट अबाउट द एबिलिटी टू मेक वॉइस डिसीजन। जो इगोर ग्रॉसमैन है वो क्या सजेस्ट करते हैं जो लोगों में एबिलिटी है वॉइस डिसीजन लेने की, ठीक है। इट कैन बी वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि ये वेरी करती है, ठीक है, ग्रेटली एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। अर्लियर रिसर्च हुई है इस पे जो कि अनरिलायबल डेटा पर बेस्ड थी। थर्ड है इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्टन इन्फ्लुएंस ऑन इट वाज अंडर एस्टिमेटेड, कि इसके कुछ सर्टन इन्फ्लुएंसेस थे, उनकी जो महत्वता है ना, उनको अंडर एस्टिमेट किया गया था। वेरियस ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी डिफाइन इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन क्राइटेरिया, कि बहुत सारी साइकोलॉजी की ब्रांचेज हैं जिसने इसे अपने ही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, कि जो इससे सर्टेन इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, उनकी जो महत्वता है उसको अंडर एस्टिमेट किया गया था। आपको क्वेश्चन में दिखाती हूँ, आप पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ओके, फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर दिया हुआ है कि जो एक्सपीरियंशियल सिचुएशन कल्चरल फैक्टर्स हैं, है ना, कि वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है या शक्तिशाली हैं विजडम को आकार देने में, जैसे कि पहले सोचा जाता था उसकी तुलना में। इट मीन्स कि पहले इन फैक्टर्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, ठीक है, वो समझते थे कि ये फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये विजडम को शेप करने में कोई भूमिका नहीं निभाते। ओके, इट सीम्स दैट it's not so much that some people simply possess wisdom and others lack. ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो हैं उनके पास विजडम है और दूसरों में उसकी कमी है, but that our ability to reason wisely depends on a variety of external factors. पर जो हमारी ये एबिलिटी है वाइजली रीज़न करने की, वो डिपेंड करती है बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरेक्टराइज थॉट प्रोसेस एट्रीब्यूटेड टू विजडम विदाउट कंसिडरिंग द रोल ऑफ कंटेक्चुअल फैक्टर्स, एक्सप्लेन ग्रॉसमैन एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि कंटेक्चुअल फैक्टर्स के रोल को कंसिडर किए बिना उन थॉट प्रोसेसेस को कैरेक्टराइज करना असंभव है जो विजडम के लिए जिम्मेवार है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, विजडम इज़ नॉट सॉलिली एन इनर क्वालिटी बट रेदर अनफोल्ड्स एज ए फंक्शन ऑफ सिचुएशंस पीपल हैपन टू बी इन। दूसरे शब्दों में जो विजडम है वो केवल इनर क्वालिटी नहीं है, बल्कि वो सिचुएशन के फंक्शन की तरह सामने आती है जिसमें लोग होते हैं। सम सिचुएशंस आर मोर लाइकली टू प्रमोट विजडम देन अदर्स। दूसरों की तुलना में कुछ सिचुएशंस ऐसे होती हैं जो कि विजडम को जिनमें विजडम को प्रमोट करने की संभावना अधिक होती है।
अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Okay. According to the third paragraph, Grossman claims that the level of wisdom an individual shows. थर्ड पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ग्रॉसमैन क्लेम करते हैं कि जो लेवल ऑफ विजडम है एक इंडिविजुअल में वो शो करता है कैन बी ग्रेटर देन दे थिंक इट इज़, कि वो जितनी कि वो सोचते हैं उससे कहीं अधिक हो सकती है. बी विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस, जो लेवल है विजडम का वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में. मे बी डिटरमाइंड बाय पर्टिकुलर आस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, या फिर उसे ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक बाय पर्टिकुलर आस्पेक्ट कि उनकी पर्सनैलिटी का एक पर्टिकुलर आस्पेक्ट है. डी है शुड डेवलप ओवर टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ देयर लाइफ एक्सपीरियंस, अपने जीवन के अनुभवों के परिणाम स्वरूप समय के साथ विकसित होना चाहिए. तो इसका आंसर है हमारा बी, कि जो लेवल ऑफ विजडम है किसी भी इंडिविजुअल में वो क्या शो करता है कि वो डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में. डिफरेंट सर्कमस्टांसिस हमारे हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, हमारे पैराग्राफ में लिखा हुआ था, आपको दिखाती हूँ कि आर एबिलिटी टू रीजन वाइजली डिपेंड ऑन अ वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि जो हमारी एबिलिटी है कि हम वाइजली रीजन कर सकते हैं वो डिपेंड करती है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर. एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी क्या होगी, जो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसिस हमारे सामने आते हैं. ओके, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. कमिंग अप विद द डेफिनेशन ऑफ विजडम इज़ चैलेंजिंग, कि विजडम की डेफिनेशन के साथ आ पाना एक चैलेंजिंग काम है. ठीक है, बहुत चैलेंजिंग है कि इसकी एक निश्चित डेफिनेशन नहीं हो सकती. बट ग्रॉसमैन एंड हिज कलीग्स, जो ग्रॉसमैन और उसके कलीग्स हैं, हैव आइडेंटिफाइड, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स. 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज पार्ट ऑफ, जो कि उसका भाग है फ्रेमवर्क का ऑफ वाइज रीजनिंग के फ्रेमवर्क का भाग है. 1 इज़ इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, एक है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी. इट मीन्स ह्यूमिलिटी यानी मोडेस्टी, इसका मतलब होता है मोडेस्टी. एंड रिकग्निशन ऑफ द लिमिट्स ऑफ आवर ओन नॉलेज, कि हमें अपनी जो नॉलेज है उसकी लिमिट्स की रिकग्निशन. ठीक है. एंड अनदर इज़ एप्रिसिएशन ऑफ पर्सपेक्टिव्स, कि दूसरा है कि हमें पर्सपेक्टिव्स की एप्रिसिएशन करना, उनकी सराहना करना. वाइडर देन द इशू एट हैंड, जो एट प्रेजेंट हमारे सामने कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी बजाय उसकी तुलना में उसके जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसकी सराहना करना. सेंसिटिविटी टू द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन सोशल रिलेशंस इज़ ऑल्सो की, कि जो सोशल रिलेशंस है, जो सामाजिक हमारे संबंध हैं, उनमें जो पॉसिबिलिटी है चेंजेस की, है ना, उनकी जो सेंसिटिविटी है वो भी एक की है. अलॉन्ग विद कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है या इंटीग्रेशन या एकीकृत करना है. इंटीग्रेशन करते हैं जब डिफरेंट एटीट्यूड्स के साथ और बिलीव्स के साथ. ओके, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वाइज रीजनिंग के अब हमने करैक्टरिस्टिक्स बताने हैं. इगोर ग्रॉसमैन एंड कलीग्स हैव इस्टेब्लिश 4 characteristics which enable us to make wise decision. जो इगोर मैन और उसके कलीग्स हैं उन्होंने 4 characteristics की स्थापना की जो हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम वाइज डिसीजंस ले सकें. It is important to have a certain degree of dash regarding to the extent of our knowledge, कि हमारी नॉलेज के विस्तार के रिगार्डिंग, ठीक है, हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सर्टेन डिग्री तक हमारे पास मोडेस्टी होनी चाहिए. ठीक है, ह्यूमिलिटी का सिनोनिम है मोडेस्टी. ओके, एंड टू टेक इनटू अकाउंट डैश विच मे नॉट बी द सेम एज आर ओन, और हमें किस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, जो कि सेम नहीं हो सकते. ठीक है, तो वो क्या है, ओपिनियंस. ठीक है,
टू टेक इनटू अकाउंट ओपिनियंस को भी ध्यान में रखना है कि जो कभी हमारे सेम नहीं हो सकते. वी शुड ऑल्सो बी एबल टू टेक ए ब्रॉड डैश ऑफ एनी सिचुएशन. हमें किसी भी सिचुएशन को कैसे लेना चाहिए, ठीक है. वी शुड ऑल्सो भी, हमें इस योग्य भी होना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति को किस पर्सपेक्टिव से देखें ना, लेना चाहिए कि ब्रॉड डैश की से लेना चाहिए हमें, व्यू, ठीक है. ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना चाहिए. तो पर्सपेक्टिव का सिनोनिम है हमारा व्यू, ठीक है. तो हमारा आंसर है ये हमारा 33 का सी. ग्रॉसमैन ऑल्सो बिलीव्स दैट इट इज़ बेटर टू रिगार्ड सिनारियो विद ईयर. अभी हमने रीड आउट नहीं किया है. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी पैराग्राफ की तरफ. Grossman and his colleagues have also found that one of most reliable ways to support wisdom in our own day-to-day decisions is to look at scenarios from a third-party perspective as though giving advice to a friend. Grossman और उसके जो colleagues हैं उन्होंने एक और बहुत ही रिलायबल वे निकाला, फाइंड आउट किया, टू सपोर्ट विजडम, जो कि विजडम को सपोर्ट करता है हमारे डे टू डे डिसीजंस में, ठीक है. इज़ टू लुक एट सिनारियो, की जो सिनारियोज हैं हम उन्हें थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव के थ्रू देखें, जैसे कि हम किसी फ्रेंड को एडवाइस करते हैं वैसे. रिसर्च सजेस्ट दैट व्हेन अडॉप्टिंग ए फर्स्ट पर्सन व्यू पॉइंट, रिसर्च है वो सजेस्ट करती है कि जब हम फर्स्ट पर्सन के व्यू पॉइंट को अडॉप्ट करते हैं, वी फोकस ऑन द फोकल फीचर ऑफ द इन्वायरमेंट, हम किसी इन्वायरमेंट के फोकल फीचर्स पर ही फोकस करते हैं. एंड व्हेन वी अडॉप्ट ए थर्ड पार्टी, जब हम थर्ड पर्सन को अडॉप्ट करते हैं, विच मीन्स ऑब्जर्वर हो गया, सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है. व्यू पॉइंट वी रीज़न, ठीक है. थर्ड पर्सन के व्यू पॉइंट को अडॉप्ट करते हैं, वी रीज़न मोर ब्रॉडली, तब हम जो तर्क वितर्क है, जो रीज़न है वो मोर ब्रॉडली करते हैं. एंड फोकस मोर ऑन इंटरपर्सनल एंड मोर आइडियल्स सच एज जस्टिस एंड इम्पार्शली, हम ज़्यादा इंटरपर्सनली फोकस करते हैं, और हम जो हमारे नैतिक आदर्श हैं, ठीक है, न्याय और निष्पक्षता को ना, निष्पक्षता जो है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. लुकिंग एट प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस मोर एक्सपेंसिव व्यू पॉइंट अपीयर्स टू फोस्टर कॉग्निटिव प्रोसेसेस रिलेटेड टू वॉइस डिसीजन, कि इन प्रॉब्लम्स को जब हम इस इतने ब्रॉडर व्यू पॉइंट से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारे जो कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, उसको फास्ट करती है, वॉइस डिसीजन के साथ रिलेटेड है जो, ठीक है. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके, व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड इन द फिफ्थ पैराग्राफ. फिफ्थ पैराग्राफ में क्या डिस्क्राइब किया हुआ है. ए डिफ़िकल्टी इनकाउंटर्ड व्हेन अटेम्प्टिंग टू रीज़न वॉइसली, क्या कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा जब हम वॉइसली रीज़न करने की कोशिश कर रहे थे. एन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ पर्सन हु इज़ लाइकली टू रीज़न वाइसली, ये कोई एग्जांपल दी है किसी पर्सन की टाइप की, हु इज़ लाइकली, जिसकी संभावना है कि वो रीज़न वाइजली कर सकता है. एक कंट्रोवर्शियल व्यू दिया है, ठीक है, अबाउट द बेनिफिट ऑफ रीज़न वाइजली, जो रीजनिंग है वाइजली करते हैं उनके जो बेनिफिट हैं उन पर क्या कोई कंट्रोवर्शियल व्यू दिया है, या एक रिकमेंडेड स्ट्रेटजी दैट कैन हेल्प पीपल टू रीज़न वाइजली, या एक रिकमेंडेड स्ट्रेटजी बताई गई है इस पैराग्राफ में जो कि लोगों को हेल्प कर सकती है वाइजली रीज़न करने के लिए. हाँ, तो इसका आंसर है हमारा डी. तो इसमें उन्होंने एक स्ट्रेटजी ही बताई है, ठीक है, वो रिकमेंड करें एक स्ट्रेटजी जो हमारी हेल्प करेगा, लोगों की हेल्प कर सकता है कि वो वाइजली रीजनिंग कर सकें. ओके, ग्रॉसमैन ऑल्सो बिलीव्स दैट इट इज़ बेटर टू रिगार्ड सिनेरियोज विद डैश. जो ग्रॉसमैन है वो इसमें भी विश्वास रखते हैं कि इट इज़ बेटर, ये अच्छा है कि अगर हम सिनेरियोज को किसके
कैसे लेते हैं, है ना, किस तरह लेते हैं, ऑब्जेक्टिविटी के साथ। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है निष्पक्षतावाद, ठीक है। क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव मीन टू से फेयरनेस और जस्टिस, दोनों का मतलब ऑब्जेक्टिविटी होता है, ठीक है। तो फेयरनेस और जस्टिस दोनों का जो सिनोनिम है वो ऑब्जेक्टिविटी होगा, तो 34 का हमारा आंसर है एफ। बाय अवॉइडिंग द फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव को अवॉइड करने से वी फोकस मोर ऑन, हम ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, फेयरनेस पे, ठीक है। 35 का आंसर होगा फेयरनेस। एंड ऑन मोर एंड ऑन अदर मोरल आइडियल्स, जो हमारे मौलिक आदर्श हैं, है ना, नैतिक आदर्श हैं, उन पर फोकस करेंगे। विच इन टर्न लीड्स टू वाइजर डिसीजन मेकिंग, जो किसकी तरफ हमें लीड करेंगे, वाइजर डिसीजन मेकिंग की तरफ। ओके, नाउ अब हम अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। what are we to do then when confronted with situations like a disagreement with the spouse or negotiating a contract at work that require us to take a personal stake? For example, in one experiment that took place during the peak of a recent economic recession, graduating college seniors were asked to reflect on their job prospects. उदाहरण के लिए, रीसेंट इकोनॉमिक रिसेशन जब अपने पीक पर था, उस दौरान एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ग्रेजुएटिंग कॉलेज सीनियर्स को कहा गया कि वो अपने जॉब प्रॉस्पेक्ट्स पर रिफ्लेक्ट करें। द स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू इमेजिन देयर करियर ईदर एज इफ़ यू वर अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर और बिफोर योर ओन आइज एज इफ़ यू वर राइट देयर। जो स्टूडेंट्स थे उन्हें निर्देश दिया गया, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो अपने करियर को इमेजिन करें, ठीक है, या तो कि वो एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर हैं इस तरह से, और या तो अपनी आँखों के सामने ऐसे देखें कि तुम वहीं पर हो। Participants in the group assigned to the distant observer role displayed more wisdom-related reasoning, intellectual humility and recognition of change that did participants in the control group. कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स की तुलना में जो पार्टिसिपेंट डिस्टेंट ऑब्जर्वर रोल के ग्रुप में थे, उन्होंने विजडम रिलेटेड रीजनिंग को बखूबी तौर से डिस्प्ले किया, दर्शाया। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द जॉब प्रॉस्पेक्ट एक्सपेरिमेंट कुड चूज वन ऑफ टू पर्सपेक्टिव्स टू टेक, कि जो ये स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग हो रहा था जिसमें जॉब प्रॉस्पेक्ट का एक्सपेरिमेंट में, किस जो स्टूडेंट हैं वो जो दो प्रोस्पेक्टिव्स दिए गए थे उनमें से एक को चूज़ कर सकते हैं लेने के लिए। उन्होंने तो कुछ चूज़ करने के लिए तो नहीं कहा, है ना, उन्होंने जस्ट इमेजिन करने के लिए बोला था कि इमेजिन करें, दो पर्सपेक्टिव दिए थे, इमेजिन करें अपने आप को या तो इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर। ओके, उन्होंने चूज़ करने के लिए नहीं बोला था, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। अब हम अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इन अनदर स्टडीज, couples in long-term romantic relationships were instructed to visualize an unresolved relationship conflict either through the eyes of an outsider or from their own perspective. एक दूसरी स्टडी की गई कपल्स की जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया, निर्देश दिए गए कि वो विजुअलाइज करें एक अनरिजॉल्व्ड अनसुलझे रिलेशनशिप की, ठीक है, जो उनमें कॉन्फ्लिक्ट है उनके बारे में, या तो किसी आउटसाइडर की आई के थ्रू या अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू। पार्टिसिपेंट देन डिस्कस्ड द इंसिडेंट विद देयर पार्टनर फॉर 10 मिनट्स। जो पार्टिसिपेंट थे फिर उन्होंने उस इंसिडेंट को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस किया 10 मिनट के लिए,
आफ्टर विच उसके बाद दे राइट डाउन देयर थाट्स, उन्होंने अपने उसके साथ रिलेटेड जो थाट्स हैं उनको राइट डाउन किया। कपल्स इन द अदर्स आइज कंडीशन, कपल्स जिन्होंने इस पर्सपेक्टिव को चूज़ किया, जो कंडीशन थी अदर आइज कंडीशन, ठीक है, थर्ड पर्सपेक्टिव को जिसने चूज़ किया था, वर सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू रिलाई ऑन वाइज रीजनिंग, रिकॉग्नाइजिंग अदर्स पर्सपेक्टिव and searching for a compromise compared to the couples in the egocentric conditions। जिन कपल्स ने अदर आई कंडीशन की ऑप्शंस को चूज़ किया था, उसमें ज़्यादा संभावना थी कि वो वाइज रीजनिंग पर डिपेंड करते हैं, उनकी जो रीजनिंग थी, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं दूसरे के पर्सपेक्टिव को, ठीक है, एंड सर्चिंग फॉर ए कॉम्प्रोमाइज़ के लिए सर्चिंग कर रहे हैं, कंपेयर टू दी कपल्स जो ईगोसेंट्रिक कंडीशन में कपल्स थे उनकी तुलना में। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Participants in the couples experiment were aware that they were taking part in the study about wise reasoning। जो कपल एक्सपेरिमेंट के पार्टिसिपेंट थे वो इस बात से अवेयर थे कि वो एक स्टडी का पार्ट है वाइज रीजनिंग के बारे में, कि वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी तो उस पैराग्राफ में कोई बात नहीं की कि वो अवेयर हैं या अनअवेयर हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा है नॉट गिवन। Ego decentric promotes greater focus on others and enables a bigger picture conceptual view of the experience, affording recognition of intellectual humility and change, से ग्रॉसमैन कहते हैं कि जो ईगो डिसेंट्रिक जो है वो प्रमोट करता है दूसरों पर फोकस को, ठीक है, बिगर पिक्चर को इनेबल करता है और अनुभव के कंसेप्चुअल व्यू को प्रमोट करता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी एंड चेंज की रिकग्निशन को भी अफोर्ड करता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, इन द कपल एक्सपेरिमेंट द लेंथ ऑफ कपल्स रिलेशनशिप हैड एन इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट। जो कपल वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें जो कपल के रिलेशनशिप की लेंथ थी उसका जो इम्पैक्ट था वो रिज़ल्ट पर था। ऐसा तो पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखा कि जो लेंथ है उनके रिलेशनशिप की वो रिज़ल्ट पर इफ़ेक्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका आंसर नॉट गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं। इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स द पार्टिसिपेंट्स हु लुक्ड एट द सिचुएशन फ्रॉम ए मोर डिटैच्ड व्यू पॉइंट टेंडेड टू मेक वाइजर डिसीजन। दोनों एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेंट जो थे जिन्होंने जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको थर्ड पर्सपेक्टिव यानी कि डिटैच्ड व्यू से देखा तो वो मोर एबल थे, है ना, योग्य थे वाइजर डिसीजन लेने में, ठीक है, यस, तो इसका आंसर है ट्रू, ठीक है। जब उन्होंने डिटैच होकर किसी परिस्थिति से डिटैच होकर जब वो किसी सिचुएशन को देखते हैं तो वो वाइज डिसीजन मेक करने के एबल ज़्यादा हैं। अब हम अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। We might associate wisdom with intelligence or particularly personality traits। कि हम क्या करते हैं कि जो विजडम है उसे एसोसिएट करते हैं, रिलेट करते हैं इंटेलिजेंस और पर्टिकुलरली पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ। बट जो रिसर्च है वो शो करती है ओनली ए स्मॉल पॉजिटिव रिलेशनशिप between wise thinking and crystallized intelligence and the personality trait of openness and agreeableness। रिसर्च शो करती है कि बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन वाइज थिंकिंग और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के बीच और पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ ओपननेस एंड एग्रीएबल के बीच। इट इज़ रिमार्केबल, यह चीज़ नोटिसेबल है या रिमार्केबल है, हाउ मच पीपल कैन वेरी इन देयर विजडम फ्रॉम वन सिचुएशन टू नेक्स्ट। कि जो लोग हैं हाउ मच, कितने लोग है ना वेरी कर सकते हैं अपनी विजडम में एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में।
and how much stronger such contextual effects are for understanding the relationship between voice judgment and its social and affective outcomes as compared to the generalized traits. ग्रॉसमैन एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ रिमार्केबल है कि हाउ मच पीपल कि कितने लोग जो हैं वेरी करते हैं अपनी विजडम में, है ना, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, और ये कंटेक्चुअल इफ़ेक्ट्स कितने स्ट्रॉन्गर हैं इन रिलेशनशिप को समझने में वाइस जजमेंट के बीच और उसके सोशल और अफेक्टिव आउटकम्स के बीच एज कंपेयर टू जनरलाइज ट्रेट्स की तुलना में. दैट इज़ नोइंग हाउ वाइसली ए पर्सन बिहेव इन ए गिवन सिचुएशन is more informative for understanding their emotions or likelihood to forgive or retaliate as compared to knowing whether the person may be voice in general. That is knowing how wisely. यह जानना, है ना, कि एक पर्सन कि एक जो पर्सन है वो गिवन सिचुएशन में कैसे वाइजली बिहेव कर सकता है. ठीक है, इसके बारे में जानना ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ होगी उसके इमोशंस के बारे में जानने के लिए. ठीक है, और ये भी संभावना होगी टू फॉरगिव और रिटेलिएट, उसे फॉरगिव करने की और रिटेलिएट करने की एज़ कंपेयर टू, इसकी तुलना में, टू नोइंग, यह जानने की तुलना में कि वो जो पर्सन है वो सामान्य रूप में वाइज है. ओके, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Grossman believes that a person's wisdom is determined by their intelligence to only a very limited extent. ग्रॉसमैन का ये बिलीव है, विश्वास करते हैं कि जो पर्सन की विजडम है वो निश्चित की जाती है बाय देयर इंटेलिजेंस के थ्रू. ठीक है, टू ओनली ए वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक. तो इसका आंसर है हमारा ट्रू. आपको दिखा देती हूँ पैराग्राफ में इसका आंसर, इसकी लोकेशन. Okay, we might associate wisdom with intelligence or particular personality traits, but research shows only a small, which means limited extent to have positive relation between these things. Okay, तो ये उस लास्ट क्वेश्चन की लोकेशन है. इस तरह से इसका आंसर हुआ हमारा ट्रू. आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं. होप this video will help you understand the IELTS reading. Thanks for watching.